की युति होती है तब लक्ष्मी नारायण योग बनता है। शुक्र प्लस बुध 6 8 12 सूर्य बुध हो तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। यहाँ तक पढ़ाया था जी। 6 8 12 को छोड़ के लक्ष्मी नारायण योग बनता है कि 6 8 12 में हो तो होता है? 6 8 12 छोड़ के। जी 6 8 12 में उतना फल नहीं देंगे, मतलब फल तो देंगे लेकिन कम फल देंगे, लेकिन इन तीनों को छोड़ के सब में बहुत शुभ फल होता। हाँ ऐसा पढ़ाया था गुरुदेव। जी जी। वो पंच महापुरुष योग का तो थोड़ा जानकारी दी थी। बुध के साथ अगर गुरु शुक्र सूर्य और शनि हो तो पंच महापुरुष योग होता है। और ये 6 8 12 में अगर हो तो बहुत कष्टकारी होता है। जी और इसका फल क्या होता है, इसके बारे में भी कुछ नहीं अगर। बताया, नहीं बताया गुरुदेव ने। जी। और द्वादश में बुध देव अगर वृषभ लग्न में द्वादश भाव में हो, यानी मेष राशि में बैठे हो, तो उसके भाव का फल क्या होगा, इसके विषय में अगर थोड़ी जानकारी हो तो जी बोले। संजय जी, आपको क्या इस बारे में जानकारी है? वृषभ लग्न में द्वादश भाव में बुध देव हो तो क्या फल होगा? जी इसके बारे में जानकारी नहीं। हाँ सुरेंद्र जी, ये भाव बढ़िया नहीं कहलाता है। ये मंगल का घर है। इससे हम जेल कोर्ट कचहरी विदेश का विचार करते हैं और निद्रा का भी। यहाँ से बुध की 7वीं दृष्टि ऋण रोग योग के भाव पर पड़ती है। ये शुक्र की राशि है और यहाँ से शुक्र के साथ मित्रता बढ़ा देंगे। शुक्र जनित बीमारी, पेशाब संबंधी दिक्कतें होगी, शत्रुहंता होगा, चर्म रोग, पेशाब मार्ग में इंफेक्शन की संभावना भी है। जी। और द्वादश भाव में जैसे बैठे हुए हों तो अगर मंगल के साथ युति होती है, मंगल देव उनको देखते हैं, कहीं से उनके ऊपर दृष्टि पड़ती है, तो ये भी तो हो सकता है कि उनके फल में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए, फल अच्छा हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। और हो अगर। सकता है। जी गुरुदेव ने शायद पढ़ा नहीं होगा या मैंने सुना नहीं होगा, ऐसा कुछ हो। जी 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 जी। संजय उपाध्याय जी, कल आप कक्षा में थे ना? हाँ मैं कल कक्षा में था। तो इस द्वादश भाव के बारे में सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं, तो संक्षिप्त में थोड़ा जानकारी दें। द्वादश भाव में गुरु ने बताया था कि ये व्यय भाव, जैसे कि हम सभी जानते हैं ये व्यय भाव कहलाता है। और तो बुध। द्वादश भाव को ही व्यय भाव कहते हैं ना? जी जी। तो जब बुध हमारे व्यय भाव में बैठ जाते हैं तो यहाँ पे उनका जो हमारा व्यय व्यय जो हमारा होता है वो शुभ कार्यों में होना प्रारंभ हो जाता है।
और उस पे लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि किसकी दृष्टि पड़ रही है। अगर किसी पापद ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो वो हमारा मतलब शुभ कार्यों में खर्च ना होकर के अशुभ कार्यों में जैसे हमारा खर्चा होना प्रारंभ हो जाता है। जी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और किसी भी प्रवर को अगर द्वादश में स्थित बुध देव के बारे में ज्यादा जानकारी हो तो वो भी आपस में चर्चा करके हमें भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं कल पिछली कक्षा में नहीं आया था। तो साथ में आपस में चर्चा करने से ज्ञान में भी वृद्धि होती है। जी सुरेंद्र जी, ये अपने सुनील शर्मा जी बहुत दिनों से नहीं आ रहे हैं। जी जी, सुनील शर्मा जी बरेली वाले नहीं आ रहे हैं बहुत दिनों से। ये कम से कम मेरे ख्याल से 1 महीना तो हो गया वो नहीं आ रहे। या 7:45 वाली कक्षा में तो नहीं आते हैं? नहीं, वहां भी नहीं है वो। अच्छा। संजय उपाध्याय जी, हेलो संजय उपाध्याय जी। अपने जो विप्रवर है थोड़े दूसरी संस्था भी है ना, सनातन संस्था, वहां भी आते जाते हैं। जी, सनातन संस्था है तो सही, पर वो उसका और हमारा, क्योंकि हमारा तो वैदिक ब्राह्मण समूह से हम जुड़े हुए हैं, तो सनातन से हम में से कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है। हमने से कोई नहीं जुड़ा है, लेकिन कुछ विप्रवर भी है जो यहाँ भी जाते हैं वहां भी जाते हैं। ज्ञान जहां से भी मिल जाए वो बटोर लेते हैं। हेलो। जी जी जी। हम किसी को तो इधर क्यों जाते हो उधर क्यों आते हो ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते सुरेंद्र जी। जी, हम किसी को तो नहीं बोल सकते, वो तो है। पंचांग का ज्ञान जहां से भी मिलता है वो ले लेते हैं। पहले इस कक्षा में 45 से 50 तक विप्रवर आते थे सुरेंद्र जी। अभी 10, 12, 15, 18, 20 के अंदर ही है। जी, जब गुरुजी आते हैं तो कक्षा हमारी 20 से 25 तक लोग आ ही जाते हैं अभी पर। और होता क्या है कि गुरुजी को नेटवर्क के कारण बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, तो जिसके कारण नेटवर्क बहुत के सारे कारण भी और उनकी ड्यूटी भी है ना, तो कुछ महत्वपूर्ण काम रहा तो
वो ज्वाइन होके फिर लेफ्ट होते हैं, ऐसी बात भी हो रही है ना। जी जी जी। चलो वृषभ लग्न के अंतर्गत ही कुछ चर्चा कर लेते हैं। चलिए। वृषभ लग्न में नववें और दसवें घर के मालिक यानी मकर राशि के और कुंभ राशि के जो है मालिक है शनि देव जी, तो अगर होने के बावजूद भी, मालिक होने के बावजूद भी शनि योग कारक नहीं होते, और ना शनि सूर्य और बुध के योग के बिना राजयोग बनता है। और शनि और सूर्य देव के कारण और बुध के कारण कोई राजयोग भी नहीं बनता। संस्कृत का श्लोक है एक, यहाँ पे मेरे पास किताब थी तो मैं वही देख रहा था, तो उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि वृषभ जातस्य च शनिः भाग्य कर्मेश्वरो पिवा सूर्य सोम सुताभ्याम वाना युक्तो नैव योगदाः। एक टीकाकार ने अर्थ किया कि यदि वृषभ लग्न हो तो नववें और दसवें घर का स्वामी होने पर भी शनि देव योग कारक नहीं होते, और सूर्य देव और बुध देव लग्न में होने पर भी राजयोग उत्पन्न नहीं करते। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि विचार से अगर देखा जाए तो शनि सूर्य और बुध देव की अगर युक्ति ना हो तो योगप्रद नहीं है। यानी एक दूसरे के साथ ये इनकी युति ना भी हो या बन भी जाए तो ये योग नहीं बनाते हैं। दूसरे में लिख रहे हैं कि वृष लग्न में अगर दशम में राहु हो या मकर में नवम में मंगल बृहस्पति हो तो गंगा स्नान की प्राप्ति होती है। तो अगर वृष लग्न में राहु देव दशम घर में हो, मकर में नवम भाव में मंगल देव बैठ जाए और साथ में बृहस्पति देव भी बैठ जाए तो उस व्यक्ति को गंगा स्नान का सौभाग्य एक बार जिंदगी में अवश्य ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो ये तो एक योग हुआ, अच्छा योग हुआ। तीसरे नंबर पे ये लिख रहे हैं कि वृषभ लग्न में अगर चौथे चंद्रमा हो, यानी सिंह राशि में बैठे हुए चंद्रमा हो और उसमें चंद्रदेव को बृहस्पति और बुध देव की पूर्ण दृष्टि भी प्राप्त होती हो तो ऐसे चंद्रमा योग देता है, योग कारक हो जाते हैं, अर्थात शुभ फल देते हैं। वृषभ लगन वाले को चंद्रमा तीसरे घर का क्योंकि चंद्रदेव तीसरे घर के स्वामी भी है, तो साधारण तौर पर तीसरे घर का स्वामी पापी गिना जाता है। इस लगन में बृहस्पति 8वें और 11वें का मालिक हुआ। 8वें घर का और 11वें घर का मालिक बृहस्पति देव जी हुए, तो इस कारण से बृहस्पति भी पापी हुए। साधारण तौर पर पापी को पापी देखें तो विशेष पाप योग होता है, परंतु खड़बल में बुध और बृहस्पति को सदैव शुभ दृष्टि ही मानी गई है। इस सिद्धांत पर बृहस्पति देव दृष्टि चंद्रमा के ऊपर जब पड़ती है तो वो शुभ दृष्टि मानी जाती है, अमृतमयी दृष्टि मानी जाती है। तो ऐसे में ये योग कारक हो जाते हैं। बुध द्वितीय पंचमेश होने से यद्यपि वृष लग्न वाले को मारक हुए, द्वितीय स्थान पे होते हैं बुध देव वृष लग्न में, और पंचम स्थान में होने पर पंचमेश होने से इनमें शुभता भी आ जाती है। इस कारण से बुध से दृष्टि चतुर्थ से चंद्रमा को और शुभ बना देती है, और चतुर्थ में चंद्रमा होने से उसे एक रूप केंद्र बल प्राप्त होता है, और इस एक रूप दिग्ग बल भी प्राप्त हो जाता है। तो इस कारण से चंद्रदेव देव को यहाँ पर शुभ माना जाता है, यानी योग कारक माना जाता है। जी बहुत बढ़िया जानकारी। ये आपने इसमें सूर्य और बुध का यदि योग बने सप्तम में तो योग कारक नहीं होंगे सुरेंद्र जी भाई साहब?
और जी लग्न में चंद्रमा है मानो। तृतीय आपने पराक्रम भाग में नहीं, लग्न में ही चंद्रमा है। और एकादश भाव में बृहस्पति हो तो क्या फल, क्या परिणाम होगा? जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सूर्यदेव राजयोग कारक नहीं हुए, पर हुए कहाँ पे नहीं, लगन में। लगन में सूर्यदेव लगन लगन में होंगे तो वो योग कारक नहीं होंगे। बुधदेव साथ में आ जाए तो सूर्य आदित्य योग होने पर भी ये पूर्णता फल नहीं देंगे, पर लगन में, वृक्ष लगन में नहीं देंगे। बाकी अन्य भावों जी, में होंगे, सप्तम में, 6 8 12। सप सप्तम हाँ, में सप्तम में मंगल जया की भाव राशि में में। जय भाव में ये जो जय भाव में अच्छे अच्छे होंगे, इतने बुरे नहीं होंगे। हाँ, सूर्यदेव तो सप्तम में हमेशा क्या होता है कि ये तो एक कलत्र भाव है, पत्नी का भाव है, या जया भाव भी इसको बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि शुभ अगर सूर्यदेव सप्तम में बैठ जाए तो इनकी प्राकृति जो है वो तो अग्नि तत्व से है। तो वृक्ष लगन में वृश्चिक राशि सप्तम भाव में आएगी, तो सप्तम भाव में वृश्चिक लगन राशि आएगी, सूर्य देव भी उस पर बैठेंगे तो दोनों की स्थिति अग्नि तत्व से प्रधानित हो जाएगी। तो उसकी पत्नी जो होगी वो थोड़ी उग्र स्वभाव की होगी। क्रोधित स्वभाव वाली, जी, उग्र उग्र स्वभाव स्वभाव जी, वाली, क्रोधित स्वभाव वाली। की होगी। अच्छा। और 11 भाव वो में, 11 भाव में बृहस्पति भी अच्छा फल नहीं देंगे ना? 11 में भी बृहस्पति, एकादश भाव में बृहस्पति भी अच्छा फल नहीं देंगे। एकादश भाव में बृहस्पति की अपनी राशि है, अष्टम के स्वामी और जी एकादश के स्वामी होने के कारण वो एकादश में बैठेंगे। तो एकादश के कारक भी बृहस्पति देव है, तो यहाँ पर वो शुभ फल देंगे। पर हाँ, इतनी दिक्कत जरूर होगी कि पेट संबंधी जो उनको दिक्कतें होंगी वो होंगी ही होंगी, क्योंकि अगर उनको देखा जाए तो त्रिकोण राशि बृहस्पति देव जी की वो अष्टम भाव में पड़ेगी, धनु राशि। तो इसके कारण उनको दिक्कत तो होगी, पेट से संबंधित दिक्कतें आएंगी, पर ये उनको लाभ भी प्राप्त होगा। बहुत सारी चीजों में लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठे होंगे। तो अपने ग्रह को कोई भी ग्रह खराब तो नहीं करेगा ना, इसलिए यहाँ पर वो जी शुभ फल भी देंगे। जी जी, धन्यवाद। जी, एक और प्रश्न था। अ, जी जैसे कि द्वितीय भाव को कुटुंब भाव कहते हैं ना, तो सप्तम को कलत्र बोलते हैं, कलत्र भी बोलते हैं। जी, तो ये कलत्र बोलते शब्दार्थ हैं के हिसाब और से, हाँ जी, जी जी, शब्दार्थ के हिसाब से अब वैसे कलत्र भी परिवार ही है, कुटुंब भी परिवार ही है। दोनों में भिन्नता आखिर थोड़ा अंतर, डिफरेंस क्या होगा? जी, कुटुंब और कलत्र है तो परिवार ही। और एक में क्या है, कुटुंब को ले देखा जाए तो पूरा परिवार आएगा, और कलत्र को देखेंगे तो मतलब तो उसका भी परिवार ही होगा, पर वो परिवार पत्नी से जुड़ा हुआ होगा। पत्नी का भाव है ना जया भाव, जया भाव है सप्तम भाव। तो सप्तम भाव, जया भाव, कलत्र भाव, तभी पति से पत्नी या पति से संबंधित भाव होगा, तो उसको हम कलत्र बोल देते हैं, या सप्तम भाव बोल देते हैं, जया भाव बोल देते हैं, या पति का घर भी बोल देते हैं, पत्नी का घर भी बोल देते हैं। जी 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 और द्वितीय भाव को कुटुंब भाव भी बोलते हैं, धन भाव भी बोलते हैं। तो कुटुंब का मतलब हुआ कि पूरा परिवार। होता क्या है कि बहुत सारे परिवार जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मतलब
इकट्ठे रहते हैं सारे भाई बंधु जितने भी होते हैं, 3-4 भाई होंगे तो उनकी शादी वगैरह भी हो गई होगी, तो भी उनका परिवार भी साथ ही रहता है, तो वो पूरा का पूरा कुटुंब हो गया। ऐसा भी बहुत सारे घरों में होता है जी। सुरेंद्र जी अपने विप्रवर एक एक करके केवल लेफ्ट हो रहे हैं। पत्नी संबंधित सप्तम भाव गया। जी, पति या पत्नी से संबंधित घर सप्तम भाव यानी जया भाव होता है जी। धन्यवाद। हमारे साथ बहुत सारे भी पर्वत जुड़े हुए हैं, तो मैं इन्हीं से पूछूंगा आज, क्योंकि गुरुजी ने एक दिन पढ़ाया था, आपको तो बहुत सारों को याद भी होगा, और साथ में हम सबको फिर से दोहराने का मौका मिलेगा और कुछ याद और हो जाएगा। जैसे गुरुजी ने उस दिन बताया था कि अगर पंचम भाव में शुक्र और सूर्य देव इकट्ठे हो जाए तो उस व्यक्ति का प्रेम कैसा होगा, वो कैसा प्रेम होगा जिसमें सूर्य देव और शुक्र देव पंचम भाव जी। विशुद्ध प्रेम कहेंगे उसे। जी, विशुद्ध या सात्विक। हाँ सॉरी सात्विक सात्विक। सूर्य और शुक्र का पंचम भाव है। जी 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 हेलो, जी ये पवित्र प्रेम कहलाएगा। जी बिल्कुल। और चंद्रदेव और शुक्रदेव का पंचम में युति हो तो समर्पित प्रेम होगा। बहुत बढ़िया। पंचम में अगर मंगलदेव और शुक्रदेव की युति हो जाए तो ये प्रेम कैसा होगा, ये अपवित्र प्रेम कहलाएगा। बहुत बढ़िया। और बुधदेव और शुक्र देव के साथ युति हो जाए तो ये बुद्धिमान प्रेम कहलाएगा। जी। और बृहस्पति और शुक्र देव की युति हो जाए तो ये संजय जी ने पहले ही बता दिया है ये विशुद्ध कहलाएगा जी। जी। और यहाँ पर शनिदेव और शुक्र देव इकट्ठे आ जाए तो ये उदासीन वाला प्रेम हो। जी। और राहु देव और शुक्र देव की युति हो जाए तो अनैतिक प्रेम। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक और भी हो जाए, बहुत सारों विप्रवरों को ये भी जानकारी अब हो ही गई होगी, क्योंकि गुरुजी ने इसके बारे में बहुत बार बताया है कि मंगल देव कौन कौन से भावों में बैठे हो तो ये मंगल दोष के कारक हो जाते हैं। ये लग्न में 1 चौथे 4 स्थान 7 8 मिले, 12 1 4 7 8 और 12। जी बहुत बढ़िया। और मंगल देव किस ग्रह से युति हो जाए या दृष्ट हो जाए तो अंगारक योग होगा। केतु और सूर्य। जी जिगीश जी फिर से बोलना। केतु गुरुदेव और प्रणाम। प्रणाम और गुरु जी, सूर्य। साष्टांग दंडवत। गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? जी बढ़िया है गुरुदेव। कैसे हैं संतोष जी? संतोष जी आवाज आ जी रही है? गुरुदेव, आवाज आ रही जी है? आ रही है गुरुदेव, गुरुदेव प्रणाम। आ रही है गुरुदेव। हाँ, गुरु जी दिक्कत आज ये हो गई कि मोबाइल जो है रिचार्ज नहीं था, कहीं से आया मैं जैसे ज्वाइनिंग करना चाहा, मोबाइल जो है 2% 3% बंद हो गया। फिर मैंने किया क्या, लगाया चार्जिंग में, तो समय लग गया। घंटी तो आप लोगों को बज रही थी, लेकिन हमने कहा अभी अगर खोल देते हैं ना तो आवाज भी नहीं हो पाएगी। चलते हैं विषय वस्तु पे। आज हम लोग योग पढ़ने वाले थे।
कि किस ग्रह से कौन कौन सा योग बनता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी गुरुदेव आ रहा है। हाँ, किस ग्रह से कौन कौन सा योग बनता है। तो कल हम लोगों ने बुध पंच बुध महापुरुष बुध योग बताया था गुरुदेव आपने। आ? कल आपने पंच महापुरुष योग बताया था। बुध के साथ गुरु शुक्र सूर्य और शनि हो गए तो पंच महापुरुष योग होता है। हाँ हाँ, और सुनो, ये तो होता ही है। पंच महापुरुष योग एक तरफ से और होता है। पंच महापुरुष योग में जैसे 5 ग्रह लिए जाते हैं। 5 ग्रह में सूर्य नहीं लिए जाते, चंद्र नहीं लिए जाते, क्योंकि इनकी चाल सदा जो है मार्गी चाल पे चलते हैं, वक्री चाल नहीं चलते। उसमें 5 ग्रह ऐसे होते हैं जो उल्टे और सीधे, मतलब मार्गी और वक्री दोनों चाल चल जाते हैं। और राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं। तो राहु केतु मतलब 4 ग्रह छोड़ दिए गए। कौन कौन? राहु, केतु, सूर्य और चंद्र। बाकी जो है तो कौन से ग्रह, कितने ग्रह बचे? अगर इनको 4 ग्रहों को हम छोड़ दें तो कितने ग्रह बचेंगे? 5 ग्रह बचे हो गुरुदेव। जी, 5। 5 ग्रह बचेंगे। तो इन्हीं 5 ग्रहों से जो है बनने वाला योग होता है, वह योग कहलाता है पंच महापुरुष योग। ठीक है। जी अच्छा, योग कहाँ बनते हैं? यह योग केंद्र के घरों में बनते हैं। कहाँ? केंद्र के घरों में। केंद्र कौन कौन होता है? कुंडली का पहला घर, चौथा घर, कुंडली का चौथा, आप लोग नोट करो इसको। ठीक है, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, सातवां घर और 10वां घर। ये जो घर हैं, पहला पहला चौथा, सातवां और 10वां घर, इन्हीं घरों में बनता है आपका पंच महापुरुष योग। सुनाई दे रहा है सबको? कब जी बनता है? कब बनता जी है? गुरुदेव जी। जब, और कौन कौन ग्रह बताए? 5 5 उससे बनता है जब ग्रह बुध जो है मंगल स्वराशि शुक्र में हो। शनि। देखो, जब स्वराशि में हो, अपनी राशि में हो, और एक तो अपनी राशि में हो, दूसरा क्या हो? एक तो स्वराशि में हो, दूसरा जो है, इसके लिए शर्त है। शर्त क्या है? ग्रह स्वराशि में हो। स्वराशि माने अपने राशि या अपने उच्च राशि में हो। अब जैसे मंगल से बनने वाला कौन योग होगा, से बनने वाला कौन योग होगा, बुध से बनने वाला कौन योग होगा, ठीक है, बृहस्पति से बनने वाला कौन योग होगा, बृहस्पति से बनने वाला कौन योग होगा। एक बार देखें, आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कुंडली बना के। ये 5 ग्रहों से बना के एक एक योग हम आपको दिखाते हैं। देखो, एक कुंडली है, ये जन्म कुंडली है, दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी गुरुदेव जी। ये जन्म कुंडली है। ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये दिखाई दे रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है? जी जी गुरुदेव। गुरुदेव। जी गुरु जी। हाँ, जी दिखाई दे रहा देखो, है। दिखाई दे रहा है। अगर अगर हम
मंगल से बनने वाला योग देखें तो अगर मंगल मंगल की राशि कौन है? मंगल की राशि है 1 नंबर, 8 नंबर और उच्च के कहाँ होते हैं ये? मकर 10 मकर नंबर के, मतलब 10 नंबर। मेष, वृश्चिक और उच्च के होते हैं कहाँ? उच्च के कहाँ होते हैं? मकर ये 10 राशि। नंबर की कौन सी राशि है संतोष जी? मकर राशि। मकर राशि है गुरुदेव। मकर। जिनसे पूछे वही बताओ ना, इसलिए मैं सोचना चाहता हूँ कि लोगों को कंफर्म हुआ कि नहीं। अच्छा, बुध बुध से बनने वाला जो हो, तो बुध की कौन सा? 3 नंबर, 6 नंबर और ये उच्च के भी होते हैं 6 नंबर में ही बुध दिखाई दे रहा है। बुध उच्च के भी होते हैं 6 नंबर में। गुरु की कौन सी राशि है? 9 नंबर, 12 नंबर और उच्च के होते हैं चंद्र की राशि 4 नंबर में। ठीक है, समझ में आ रहा है संतोष जी? जी जी जी। हाँ, शुक्र की कौन सी राशि है? 2 नंबर की, क्या कहते हैं इसको? वृष। 7 नंबर की वृषभ। तुला। 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 और ये उच्च के कहाँ होते हैं? 12 नंबर के। 12 नंबर कौन? मीन में। शनि की, शनि से कौन सा बनता है योग? शनि से आपके 10 नंबर, 11 नंबर इनकी राशि है और ये उच्च के भी होते हैं 11 नंबर में, सॉरी 7 नंबर में, 7 नंबर में। ठीक है, ये उच्च के कहाँ होते हैं? 7 7 नंबर नंबर। में। अब देखो 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 जो है ग्रहों से ये योग बनते हैं। किससे किससे? इन्हीं 5 जो है ग्रहों से ये पंच महापुरुष योग बनते हैं। ठीक है, पंच महापुरुष योग इन्हीं 5 उससे बनते हैं। अगर हम मंगल से बनने वाले योग के बारे में, आप लोगों में बहुत सारे विद्वान हैं। ठीक है, बहुत सारे विद्वान हैं, ज्योतिष को अच्छी तरह से जानते हैं, ज्योतिष को अच्छी तरह से जानते हैं और पहचानते हैं ज्योतिष क्या है, कैसे है। ठीक है, तो अगर हम मंगल से बनने वाले योग की बात करें, इससे बनने वाला योग रोचक महापुरुष योग कहलाता है। इससे बनने वाला योग कौन सा योग कहलाता है? मंगल से रोचक महापुरुष योग। कैसे बनता है? अगर जैसे ये कुंडली है, देख रहे हैं आप लोग, कुंडली है, यहाँ 1 नंबर है, अगर यहाँ मंगल है, ये 10 नंबर है, अगर यहाँ मंगल है और मान लो कहीं और कुंडली हो 8 नंबर कहीं किसी में, इन्हीं घरों में इस ये 4 घर दिखाई दे रहे हैं ना। एक घर, पहला घर, और यहाँ से चौथा कौन होता है? 1 2 3 4, इस घर में, इस घर में, 7वें घर में, तो यहाँ चौथे जो 4 5 6 7। ठीक है, और 10 10 कैसे गिनेंगे? 7 के बाद 7 है ना, 8 9 10। तो इन्हीं 4 घरों में ये योग बनते हैं। कहाँ? 1 2 3 4, ये जो 4 घर हैं ये कहलाते हैं केंद्र के घर। सबको पता है ना? जी। गौरी जी, हाँ गौरी भट्ट जी हैं, ये बताएंगे कि ये जो है केंद्र के घर आपको मालूम है? गौरी जी, गौरी जी सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं, चलो ठीक। सुरेंद्र जी, जी सुरेंद्र गुरु जी, जी। जी 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 गुरु केंद्र जी। के घर मालूम है आपको? जी जी गुरुवार गुरु जी। मालूम है। 1 1 4 7। 4 7 10 हाँ देखो, ये केंद्र के ठीक है, घर है। बहुत बढ़िया, गौरी जी ने बताया 1 4 7 और जी 10, जी ये आवाज घर जो है केंद्र नहीं के। आ अब रही है इनको क्या? मिलते हैं हम। जी जी सुन पा रहा हूँ गुरुवार, सुन पा रहा जी हूँ। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए।
माइक बंद कर लीजिए। देखो अब मंगल से बनने वाला रोचक योग कैसे बनेगा। यहाँ पे 1 नंबर हो, 8 नंबर हो अथवा 10 नंबर की गिनती हो, यहाँ पे और उसी में मंगल हो। जैसे 1 नंबर है या तो 8 नंबर हो अथवा 10 नंबर हो और उसी में मंगल हो, तो यह क्या बनेगा, रोचक महापुरुष नामक योग। ये इन्हीं में आता है। अब ऐसा जाता अगर ऐसा योग बन गया या इस घर में भी 1 नंबर हो, 8 नंबर की गिनती लिखी हो अथवा 10 नंबर की गिनती लिखी हो, तब भी क्या बनेगा, रोचक महापुरुष योग। यहाँ भी 1 नंबर की गिनती हो, लिख लीजिए आप लोग, 1 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो अथवा 10 नंबर की गिनती। 10 नंबर में क्या मंगल उच्च के हो जाते हैं। ठीक, यहाँ जैसे 10 नंबर तो लिखा ही है, 1 नंबर अथवा 8 नंबर भी है, तब भी रोचक महापुरुष योग बनता है। उससे क्या होगा, मंगल किसके परिचायक हैं, साहस के, उनको सेना नायक है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी होता है। वह सेना में, पुलिस में या लीडरशिप करता है। ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, दिलेर होता है, पराक्रम करता हुआ, और अपने ही पराक्रम से, अगर इन भावों में इन्हीं चार घरों में मंगल की अपनी राशि हो, अपनी राशि कौन, 1 नंबर और 8 नंबर, अथवा अपने उच्च की राशि में हो और अंश बल में भी हो। नहीं, मान लो अपने राशि में है लेकिन अंश बल कम है, तब भी नहीं बनेगा। बनेगा तो रोचक महापुरुष योग, लेकिन काम कम करेगा, क्योंकि मंगल के अंदर बल नहीं रहेगा तो कम काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में यह रोचक महापुरुष योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा और अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माता होगा। अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माता होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। जी जी गुरु। चलते हैं, दूसरा योग बुध से बनता है। बुध की क्या, इन्हीं केंद्र के घरों में, इस घर में, इस घर में, इस घर में, इस घर में 3 नंबर अथवा 6 नंबर की गिनती हो, 6 नंबर अथवा 3 नंबर की गिनती लिखी हो और उसी में बुध हो, तो यह भद्र महापुरुष नामक योग बनता है। इन्हीं जो है, जो पंच महापुरुष नामक योग होता है, इसी में होता है। कौन होता है, भद्र महापुरुष। अच्छा, बुध बुध क्या है, मान ले एक यहाँ पहले घर में 3 नंबर की गिनती हो, बुध यही हो, या अथवा 6 नंबर की गिनती हो और बुध यही हो, या यहाँ 3 नंबर अथवा 6 नंबर की गिनती हो और बुध यही हो, यहाँ जो है 3 नंबर अथवा 6 नंबर की गिनती हो और बुध यही हो, यहाँ 3 नंबर अथवा 6 नंबर की गिनती और बुध यही हो, तो ऐसी दशा में भद्र महापुरुष नामक योग बनेगा। और लाभ क्या होगा इस योग से, बुध किसके कारक है, बुध वाणी के कारक है, बुध बुद्धि के कारक है, बुध गणित, तो बुध मैनेजमेंट के कारक। ऐसा व्यक्ति अपने आप में एक मैनेजमेंट करने वाला, अर्थात गणित, मैनेजमेंट वाणी से, अपने वाणी द्वारा सब कुछ हासिल कर लेता है। धन दौलत, सुख सुविधा, ऐश्वर्य, ये सब कुछ अपने वाणी द्वारा जो है, ऐसा व्यक्ति अपने वाणी द्वारा सब कुछ अर्जित कर लेता है। कब, दिखाई दे रहा है आप लोगों को नहीं, थोड़ा से दिखाई दे रहा है ना जी जी गुरुदेव। संतोष जी। हाँ, ऐसा व्यक्ति अपने वाणी द्वारा सब कुछ अर्जित कर लेता है। कब, जब बुध से बनने वाला यह राजयोग होता है, बुध से बनने वाला राजयोग होता है, तो वाणी से ऐसा व्यक्ति मैनेजमेंट में, कला में, बोलने में माहिर होता है और अपना सब कुछ जो है बना लेता है।
अब उसके बाद गुरु से बनने वाला योग कौन सा होता है? ये गुरु हैं, ये गुरु हैं। और गुरु की क्या है? गुरु की 9 नंबर की राशि यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, और उसी में गुरु हो। या गुरु की कौन सी राशि है? 12 नंबर की राशि। देखो 9, 12 और 4 नंबर की राशि में जहां मंगल नीच के होते हैं वहीं गुरु उच्च के हो जाते हैं। तो ये राशियां हो काम 9, 12 और 4। इस घर में 9 लिखा हो, 12 लिखा हो अथवा 4 लिखा हो। इस घर में 4 तो लिखा ही है, 9 अथवा 12 लिखा हो, और यही गुरु हो या यहाँ गुरु हो। यहाँ भी वही हाल है, 9 लिखा हो, 12 लिखा हो, 4 लिखा हो। यहाँ भी 9 लिखा हो, 12 लिखा हो, 4 लिखा हो। तो ऐसी अवस्था में जो योग बनेगा वह योग कहलाएगा ह- वह योग कहलाएगा कौन सा? हंस नामक राजयोग बनेगा। हंस नामक या राजयोग बनेगा। या फिर ही उसमें जो क्या कहते हैं पंच महापुरुष योग है, उसी में जो है एक योग बनेगा हंस। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा, ज्ञान तो उसके अंदर कूट कूट के भरा होगा, और अपने ज्ञान की बदौलत समाज में पूजनीय होता है। अपने ज्ञान के बदौलत धन अर्जित करता है। अच्छा, गुरु कारक किसके हैं? गुरु धन के, संतान के। गुरु धन और संतान इत्यादि के कारक होते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ इस योग में धन, संतान इत्यादि तो सब कुछ होगा, लेकिन अब यहाँ होता क्या? अगर गुरु अकेले हो जाए, उससे 84 होंगे तो अपना घर कोई ग्रह नहीं बिगाड़ता। लेकिन ऐसे में अगर किसी ग्रह की दृष्टि न पड़े या किसी से युत न हो, तो कई बार गृहस्थ जीवन जो है आदमी का तबाह हो जाता है। अगर गुरु 7वें घर में, सब लोग समझ लो, गुरु अगर 7वें घर में अकेले हो, किसी ग्रह की दृष्टि न हो या किसी से युत न हो, तो कई बार अपने 84 में रहेंगे तो प्रभाव थोड़ा कम होगा। 84 में रहेंगे या उच्च राशि में रहेंगे तो प्रभाव थोड़ा कम होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो है गृहस्थ जीवन कई बार तबाह हो जाता है, गुरु तबाह कर देते हैं। क्योंकि कारक भाव नाश का, कारक जो है भाव को नाश कर देते हैं। और होता क्या कि जो एक चीज यहाँ और होता है, यहाँ गुरु को केंद्राधिपति दोष भी लगता है, केंद्राधिपति दोष भी लगता है। लेकिन अभी हम जो धन संपत्ति इत्यादि के बारे में, ज्ञान के बारे में करते हैं, तो यह जो है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर ज्ञानी हो जाए, उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन और जब हम कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं तो उसमें ये दिक्कतें भी पड़ती हैं कि गुरु अगर केंद्र के घरों में है तो कई बार केंद्राधिपति दोष हो जाता। हाँ, किसी ग्रह के साथ है ना, तब तो ठीक है। लेकिन आप 84 में हम उच्च के हैं तो प्रभाव, जो दुष्प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव में कमी करेंगे और सुप्रभाव अच्छे प्रभाव को बढ़िया देंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकता है, क्योंकि इसमें हमने 2 बातें बताई, अच्छी और बुरी दोनों बातें बताई। क्योंकि गुरु, अभी सिर्फ हम हंस महापुरुष योग ही अगर बताते तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमने थोड़ा सा, क्योंकि कुंडली पढ़ रहे हैं, चर्चाएं चल रही है, तो हमें जो है इसको भी बताना जरूरी था। किसी का कोई प्रश्न? गुरुदेव, हंस महापुरुष योग जैसे गुरुदेव आपने बताया, तो जैसे जी अब राहु अगर उसके साथ हो, केंद्र में हो, तो बनेगा ना? 9 सौ राशि में हो नहीं बृहस्पति। नहीं, राहु की अगर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो गुरु दूषित हो जाते हैं। क्या हो जाता है? अगर युद्ध हो जाए राहु या दृष्टि पड़ जाए तो गुरु चांडाल योग का भी गुरु निर्माण हो जाता है। उसे ऐसे ऐसे में अगर गुरु अपने राशि में है तो अपने ही घर में है तो प्रभाव थोड़ा कम होगा, गुरु चांडाल योग का प्रभाव कम होगा। लेकिन फिर भी हाँ, राहु दूषित कर देंगे गुरु को, और गुरु से जो मिलने वाला फल जो है कम हो जाता है, गुरु चांडाल दोष बन जाता है।
गुरुदेव ऐसे व्यक्ति में ये राहु की ज्ञान तो होगा। जी हाँ बोले। राहु की दृष्टि गुरु पे पड़ जाएगा तो गुरु चांडाल योग होगा ना। देखो, दृष्टि पड़ जाए या युत हो जाए, अगर राहु साथ में भी हो जाते हैं या दृष्टि पड़ जाए तो गुरु चांडाल तो योग होता है। भी जो है, हाँ हाँ, गुरु चांडाल, क्योंकि अ, राहु प्रतिनिधित्व करते हैं समाज को, जो मलिन वर्ग होता है, गंदा वर्ग होता है, जो स्वीपर हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, जो जुआरी होते हैं, शराबी होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। राहु का प्रभाव होता तो व्यक्ति 2-2 3-3 दिन स्नान नहीं करता, रात में जगता है। अच्छा, रात में कौन जगते हैं? रात में जगने वाले को निशाचर बोलते हैं, जो रात में चल क्योंकि हम लोगों का भी देखो, नाइट में हम ड्यूटी करते हैं तो जगना पड़ता है, क्योंकि ये जो हम पेप्सी कंपनी में है तो पश्चिम की कंपनियां हैं, तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि विदेशी कंपनियां हैं तो उनके यहाँ रात दिन का अंतर। लेकिन वो भी, विदेशी लोग भी किसी निशाचर से कम नहीं होते, दैत्य होते हैं, क्योंकि उसमें दैत्य चीजें प्रभावित होते हैं। तो अब इस वजह से जो है क्या कहते हैं, जो रात में जगते हैं, ऐसे राहु के प्रभाव में व्यक्ति 2-2 3-3 दिन स्नान नहीं करता। हाँ, गंगा जरूर नहाएगा, गंगा से, गंगा ऐसे जातक में अगर प्रभाव होता है तो गंगा नहाएगा या गंगा से के प्रति आस्था रखता है। तो कई बार जो है राहु के प्रभाव, लोग दारू पीते हैं, शराब करते हैं, जुआरी, इसीलिए कई बार लॉटरी सट्टा इत्यादि में राहु कई बार बढ़िया हो देता है। विजय माल्या वगैरह की कुंडली में उनका शराब का काम था, आकाश मार्ग में हवाई जहाज इत्यादि का काम था, तो उसमें बड़ा अच्छा पैसा उन्होंने कमाया। और जब तक राहु ठीक रहा तो दिन दूनी रात चौगुनी कमाया, और मौका देखा तो राहु विदेश भी भेजता है, विदेश भी चला गया वो। ठीक है, लेकिन राहु और केतु का प्रभाव होता क्या कि ज्यादा टिकाऊ नहीं होता, कुछ दिन बहुत बढ़िया करता, फिर बाद में सब कुछ दिखा के ले लेता, क्योंकि छाया ग्रह, छाया माने परछाई, परछाई ज्यादा देर तक टिकती नहीं। सूर्य इधर उधर हुए तो परछाइयां भी आपकी बिगड़ जाती है, समझ रहे हैं ना। तो जी राहु, हाँ, राहु केतु का जो है कई बार एकाएक दे देते हैं लॉटरी सट्टा, तो खूब लाभ होता है, फिर एकाएक चला भी जाता है। तो ये सारी चीजें जो है राहु केतु में होते हैं, कोई चीज एकाएक कर देते हैं, मतलब राहु केतु आकस्मिकता के कारक है। न तबाह करते इनको देरी लगती है, न इनको तबाह करते देरी लगती है, न कमाते देरी लगती है। ठीक है। गुरुदेव, ये अगर हाँ राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ही गुरु पर चांडाल हो गया, या केतु की भी दृष्टि पड़ गया तो भी चांडाल हो गया गुरु? भाई, जहाँ राहु होंगे उसके साथ केतु हो गया, तो इसका मतलब राहु केतु की दृष्टि केतु से भी होता है, राहु से भी केतु से भी होता है। केतु के लिए है क्या कि फल देते हैं गुरुवत, कई बार विच्छेद करा, विच्छेदात्मक ग्रहों में सबसे ज्यादा केतु है, उस चीज से संन्यास जी जी इत्यादि, वैराग्य इत्यादि में केतु ज्यादा महत्व, कई बार उन चीजों से वैराग्य दे देते हैं। और राहु करता है क्या, राहु जिस घरों में होता है ना, जी राहु उस घर से मोह नहीं भंग होता, उसकी लालसा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जी उस चीज की लालसा बहुत ज्यादा होती है। आदमी जिस चीज में, जिस घर में राहु होता है उस घर से आदमी की इच्छाएं नहीं भरती। ठीक है, जी गुरुदेव, चले आगे अगर चले। शनि भी अगर सप्तम भाव में, शनि और बृहस्पति, वो भी तो चंडाल योग की बराबर बनेगा ना, सप्तम भाव में हाँ, गुरु और शनि। शनि देखो कुछ माने में, शनि करेंगे कि अगर सप्तम भाव में हो जाते हैं ना, तो पहली बात तो आपकी जोड़ी बिगाड़ देते हैं। खैर, उनके साथ है गुरु प्रभाव तो अपना कम देंगे, लेकिन शनिजन्य प्रभाव को कम कर देते हैं। गुरु जो है शनि से मिलने वाले जो दुष्प्रभाव होता है ना, उसको कम कर देंगे। ठीक है, लेकिन खुद दूषित हो जाते हैं, खुद गुरु के प्रभाव में कमी हो जाती है, और लेकिन शनिजन्य जो दुष्प्रभाव होता है उसमें कमी कर देते हैं। कैसे, कैसे जानते हैं हम? जी शनि नहीं। करते हैं क्या कि, हाँ, शनि करते हैं क्या, अगर सप्तम भाव में हो गए तो जोड़ी बिगाड़ देते हैं, एक लंबा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा, एक की उम्र
ज्यादा होगी, एक की उम्र कम होगी, 4-5 साल की उम्र का अंतर कर देते हैं। एक थोड़ा ज्यादा सुंदर होगा तो एक जो है थोड़ा काला होगा या सांवला हो जाएगा। एक गुस्से वाला होगा तो एक मैं क्या कहते हैं सीधा होगा, मतलब वो लड़ाई झगड़ा नहीं, एक लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा तो एक लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं होगा। कई चीजों में जो है शनि कहते हैं कि मैचिंग थोड़ा बिगाड़ देते हैं। लेकिन शनि अगर इस घर में है तो कई बार जो है ना व्यक्ति की पत्नी जो है घर गृहस्थ चलाने वाली, या अगर पत्नी की कुंडली है तो पति जो है घर गृहस्थ चलाने वाला होता है। शनि में ये चीज तो है। मैंने जो शनि करते हैं क्या, न्यायाधीश है ना, तो कई बार जो है घर गृहस्थ के लिए बढ़िया होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैचिंग बिगाड़ देते हैं। इनकी अगर यहाँ राशि पड़ जाए, यहाँ इनकी राशि पड़ जाए, राशि कौन 10 नंबर और 11 नंबर, या इनकी राशि पड़ जाए या तो ये स्वयं हो जाए, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा मैचिंग बिगड़ती है। ठीक है, क्या जी, बिगड़ती है? मैचिंग। मैचिंग मैचिंग बिगड़ कैसी? हाँ, थोड़ा सा एक लंबा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा, एक ज्यादा बोलने वाला होगा तो एक ज्यादा कम, मतलब थोड़ा सा गोरा होगा तो एक काला हो जाएगा, एक की उम्र छोटी होगी एक की उम्र बड़ी हो जाएगी। इस ढंग से जो है वो चीज कर देते हैं। गुरुदेव, कौन? अगर शनि। इनकी राशि न हो, राशि न पड़े तो, आ, अगर इनकी राशि न पड़े तो उस जगह पर राशि इनकी भी राशि पड़े ना तो अगर न राशि पड़े, भी इनकी पड़ती तो वही हाल करते हैं। शनि की न राशि पड़ गई 10 नंबर और 11 नंबर की राशि पड़ी, या शनि स्वयं हुए, तो हो थोड़ा सा बृहस्पति ये समझ लो कि सुनो, उसके पति या पत्नी जिसकी कुंडली देख रहे हैं ना आप, उसके उम्र में अंतर हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा एक बड़े हो जाएगा। अगर कोई राशि न हो इनकी, बृहस्पति की भी न हो और शनि की न हो, सप्तम जी भाव में हो, जी सप्तम भाव में हो, इनकी राशि न पड़े, दोनों की किसी की भी राशि न पड़े, तो फिर भी ऐसा ही मैचिंग नहीं होगा क्या? हाँ, अगर अगर इनका मकर मकर और कुंभ राशि न पड़े और ये क्या कहते हैं वो क्या कहते शनि है, तब भी प्रभाव में थोड़ा ये जो है छोटा बड़ा थोड़ा सी जोड़ी बिगाड़ देते हैं, बस और कुछ नहीं करते, जोड़ी में थोड़ा सा अंतर कर देते हैं। ठीक है। जी जी जी। कई बार जो है विच्छेदात्मक ग्रह में है तो कई बार थोड़ा सा विच्छेद होता है। अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो लड़ झगड़ के पूरे हो जाएंगे, नहीं थोड़ा सा विच्छेदात्मक भी कार्य कराते हैं। ठीक है। अब राहु केतु के बाद दृष्टि पड़ जाए, शनि तो हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कई बार संबंध भी टूट जाते हैं। चलते जी हैं अब जी, आगे वाले ग्रह के बारे में पढ़ाएं जी। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, हाँ, आगे गुरुदेव, एक बढ़ाइए। प्रश्न एक है होता है हमको। मालव्य योग। मालव्य योग में शुक्र से बनता है, केंद्र के भाव में, इन्हीं भाव में 1 नंबर में, 4 नंबर घर में, 7 नंबर और 10 नंबर में शुक्र स्वराशि हो। जैसे हमने बताया 4 घर शुक्र स्वराशि हो, स्वराशि हमने बता दिया कौन कौन उनकी राशि होती है। 2 नंबर 2 नंबर या 7 नंबर हो, शुक्र स्वराशि हो, शुक्र स्वराशि हो 2 नंबर या 7 नंबर या 12 नंबर में उच्च के हों, ये पहले घर में या तो लग्न में और चौथे घर में और 7वें घर में और 10वें घर में, उन्हीं की 2 नंबर या 7 नंबर की राशि हो अथवा 12 नंबर की राशि और शुक्र बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति, शुक्र बड़े ज्ञानी है और शुक्र कारक किसके हैं? भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधा, लग्जरी जीवन। ऐसा व्यक्ति धन दौलत तो कमाएगा ही, समाज में मान प्रतिष्ठा और भोग विलास सारा सुख भोगेगा। जो भी आजकल लग्जरी लाइफ होते हैं इन सब चीजों का सुख भोगेगा, धन भी होगा, मान प्रतिष्ठा आजकल उसी की होती है, और उसके पास ज्ञान भी होगा, क्योंकि शुक्र को कहा गया सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, सभी शास्त्रों का प्रवक्ता। तो ऐसे व्यक्ति में
ये सारे गुण होंगे। ठीक है, ये सारे गुण होंगे। शुक्र कहाँ रहे? केंद्र के एक घरों चार में एक चार 7 10 में। 1 7 7 8 में शुक्र रहे और अपनी राशि में रहे 2 नंबर, 7 नंबर अथवा 12 नंबर की। 12 नंबर कौन? मीन। 2 नंबर कौन? वृष। और 7 नंबर तुला में। तो ऐसी स्थिति में शुक्र सब कुछ देते हैं जो व्यक्ति को जरूरत है। 5वां योग शनि से बनता है। शनि की कौन कौन राशि है? 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और उच्च के कहाँ होते हैं? तुला में। तुला। अगर इन्हीं घरों में 10 नंबर, 11 नंबर अथवा 7 नंबर की गिनती लिखी है और उसमें शनि है, तो यह सप्त महापुरुष नामक योग बनता है। और ऐसा व्यक्ति इंडस्ट्री इत्यादि लाइन में बड़ा अच्छा कर लेता है। इंडस्ट्री क्या? फैक्ट्री इत्यादि लगा के या कोई न कोई अपना कार्य करके या बिजनेस इत्यादि में, नौकरी में जहाँ होता है, कहीं लोहे का धंधा कर ले, तेल का धंधा कर ले, कोयला का धंधा कर ले, या कई बार फैक्ट्री कुछ ना कुछ उत्पाद वाली चीजें करके बड़ा श्रेष्ठ लाभ कमा लेता है। ठीक है जी। तो आज हमने इस 5 योगों के बारे में आपको बताया। समय थोड़ा गवाही नहीं दे रहा है, 9 साढ़े 9 हो गया, तो सभा को यही करते। थोड़ा आज देरी से हुई है, माफी चाहता हूँ। और कल से जो जी है ऐसी कुछ बात आगे नहीं है वाले गुरुदेव। योग, आप इंद्र योग इत्यादि के बारे में हम आपको बताएंगे। चलो, हर हर महादेव। सब लोगों को शुभ हर रात्रि, शांति शुभ पाठ रात्रि। कराएं। हर हर महादेव। प्रणाम। गुरुदेव, हर हर महादेव। सभी को शुभ रात्रि। हरिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः चन्द्रविश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि सुशांत्र भवतु। हरिः ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। सभी पुरों को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।